वाराणसी में 51 शक्तिपीठों में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के महासमागम में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेश से करीब 400 धर्माचार्य पहुंचे हैं। इसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए सुबह से ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमलावर हुए। संभल की घटना को लेकर बोले कि अपराधी वो हैं जो समाजवादी पार्टी में लोग हैं। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक आपस में ही लड़ रहे हैं। वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संभल की घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी के 4 चित्र और चेहरा वो हैं जो उजागर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को ही लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी है वही समाजवादी है। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छुपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहां के जो सांसद है, वहां के जो माननीय विधायक हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पीस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले ये हमारी प्रतिबद्धता है। वहां लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा ये हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं मिलेगी। यादव जी को पहले समाजवादी पार्टी को संभालना चाहिए, इसके बाद संभल को देखना चाहिए। संभल में और आसपास के जिस ढंग से उनकी पार्टी के सांसद विधायक आपस में लड़ रहे हैं, संभल की घटना पर अपने विचार व्यक्त करने के बजाय अपने पहले पार्टी को संभाले और संभल में जो घटना घटी है वह समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही की है। जो अपराधी है संभल के वो सब समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव जी अभी तक जो चुनाव में हार मिली है उससे उबर नहीं पाए हैं। इससे जो चेहरा छुपाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए पूरी तरह की भी बयानबाजी कर रहे हैं। हर स्थिति में संभल में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे और अपराधियों पर अंकुश इसी प्रकार से जारी रहेगा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मछोदरी स्थित स्मार्ट स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पर उप मुख्यमंत्री ने देखकर बच्चों ने उत्साहपूर्वक उनकी कविता को सुनाया और किस तरह से क्लास चल रहा है उसके विषय में प्रधानाचार्य से भी जानकारी ली। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बच्चों को चॉकलेट भी वितरित किया। आज वाराणसी में हम सब यहाँ पर माननीय मंत्री जी, हमारे दयालु जी, माननीय विधायक जी सौरभ जी आए हैं और विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग, जो ट्वीट करके कहा है हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले ये हमारी प्रतिबद्धता है। वहाँ लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। सर आज सपा का डेलीगेशन जा रहा था मिलने के लिए, उनको रोका गया है, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी को पहले अपनी समाजवादी पार्टी को संभलना चाहिए, इसके बाद संभल को देखना चाहिए। संभल में और आसपास के जिस ढंग से उनकी पार्टी के सांसद विधायक आपस में लड़ रहे हैं, संभल की घटना पर अपनी विचार व्यक्त करने के बजाय अपनी पहले पार्टी को संभाले
और संभल में जो घटना घटी है वो सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है। जो अपराधी हैं संभल के वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी, उत्तर बनारस में भी यूपी कॉलेज को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। यहाँ पर वह दावा कर रहा है कि वो कॉलेज बता दिया है। अखिलेश यादव जी अभी तक जो उपचुनाव में हार मिली है उससे उबर नहीं पाए हैं और इससे चेहरा छुपाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हर स्थिति में संभल में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे और अपराधियों पर अंकुश इसी प्रकार जारी रहेगा। जो वाराणसी की घटना का आपने जिक्र किया है, यहाँ भी जो कानून के तहत जो व्यवस्था है उसको हम मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाले, ओपी राजभर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ड्रामा है। देखिए, हम सब कार्यकर्ता मिलजुल करके प्रदेश के विकास के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 राज्य की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, आज का जो प्रोग्राम है कितना बड़ा ये यूपी के लिए, सनातन के लिए प्रोग्राम होगा? उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक कार्यक्रम बहुत ऊर्जा देने वाला है। विश्व मांगल्य सभा ने जिस ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में किया है, काशी में किया है, काशी से और बड़ा संदेश जाने वाला है। मैं विश्व मांगल्य सभा के सभी अपने मुख्य कर्ता धर्ता को और हमारे सभी आयोजकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सनातन संस्कृति की ध्वजा को और ऊपर पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया में परचम लहराने के लिए मैं आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। नेपाल से आया, हम नेपाल से धरान से पिंडेश्वरी बाबा का हम समिति से आया। यहाँ से अब कार्यक्रम में समावेश होने के लिए, कार्यक्रम में अब सबै भनौँ न कतिवटा प्रान्तको भेला। अब मलाई हिन्दीमा राम्रो आउँदैन बोल्नलाई। मैं हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसाड़ू कुरुक्षेत्र से यहाँ काशी जी में सदाशिव की नगरी में 51 शक्तिपीठों के इस महासम्मेलन में शामिल हुआ हूँ। यह समागम अपने आप में अद्वितीय है, अविस्मरणीय है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, इसके जो आयोजक हैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च वाराणसी और ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जो ये आयोजन समिति है, इसको मैं बधाई देता हूँ और माँ सती से, माँ भद्रकाली से और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इतनी शक्ति दे कि इसी प्रकार ये इन समागम को, धर्म संगमों को करते रहें और ये धर्म संसद निश्चित रूप से एक दिन हिंदू समाज का गौरव का चिन्ह बनेगी। ये गौरवशाली ऐतिहासिक पल है। मैं इसमें आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। पिछले वर्ष यहाँ इसी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टेम्पल कनेक्ट के नाम से गिरीश कुलकर्णी जी द्वारा ऐसा ही एक सम्मेलन पूरे भारत के मंदिरों का हुआ था। वो भी एक प्रेरणादायी हिंदू समाज के लिए, एक्चुअली जो हमारे हिंदू समाज के स्वयं सिद्ध भगवान सती और भोलेनाथ द्वारा लीला करके जो शक्तिपीठ स्थापित किए गए, जहाँ जहाँ अंग विराजमान है उन स्थानों को शक्तिपीठों का मान्यता है। तो वो जो शक्तिपीठ है वो हिंदू समाज के लिए प्रेरणादायी है, हिंदू समाज का गौरव है। यहाँ से पूरा सनातन धर्म एक बार फिर विश्व विजयी होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में कल्पना है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्वत। हिंदू धर्म वैभवशाली है, शक्तिशाली है, लेकिन करुणामय है, आनंदित है, सबको आनंद प्रदान करने वाला है। न केवल मनुष्य, पूरे हिंदू धर्म को, पूरी मानवता के कल्याण की कामना करता है। ऐसे धर्म पर मैं गर्व करता हूँ और हिंदू होने पर मैं और अधिक गर्व करता हूँ। जय माता की, जय माँ भद्रकाली। समागम ये काशी के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काशी में ही शिव भी हैं और काशी में शक्ति भी हैं, और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 शक्तिपीठ है जो विभिन्न हिस्सों में हमारे अवस्थित हैं, लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों का एक दूसरे के साथ समागम नहीं हो पाया था। हम उनको एक मंच पर ला करके एक दूसरे से परिचित कराने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे का समस्याओं को साझा करने के लिए प्रयासरत हैं, और सबसे बड़ा उद्देश्य जो इस कार्यक्रम का है वह है सनातन का उत्थान, सनातन का प्रचार प्रसार और सनातन को मजबूती देना। देखिए, मेरा मुख्य एजेंडा ये है
कि मेरा ये मानना है, ये इसको मेरा सुझाव समझा जाए या प्रस्ताव समझा जाए, जो अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने पौराणिक देवी देवता के मंदिर उपस्थित हैं, कई जगहों पर स्थिति ऐसी सूचनाएं भी हैं और परिस्थितियां सामने भी देखने को मिलती रहती हैं कि वो काफी ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, देखरेख के अभाव में उनके सामने समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उनको उत्थान करने के लिए हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि बाकायदे ऐसे मंदिरों की एक लिस्टिंग तैयार की जाए जिनको राज्य सरकार अपने राज्य धर्म का निर्वहन करते हुए उनका उत्थान करे, उनका विकास करे। स्वाभाविक है, जब वो विकास करेंगे तो वहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और उस रोजगार के अवसर से उनको राजस्व भी प्राप्त होगा। इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि सरकार इसमें सहयोग जरूर करे, लेकिन स्वामित्व तो अपना न दर्शाए। हाँ, वहाँ के लोगों को, जो लोग मौजूद हैं, वहाँ लोगों की एक व्यवस्था बना के, एक बोर्ड बना करके और उसके माध्यम से वहाँ का व्यवस्था का संचालन करे। सरकार उसका सुपरविजन कर सकती है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा ये है, चूंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आ गई है सनातन को एक सूत्र में पिरोने की। जब तक हम सनातन को एक सूत्र में नहीं पिरोएंगे और जो वैश्विक परिदृश्य हमारे सामने आता जा रहा है उसमें यह आवश्यक भी हो गया है कि हम सनातन की मजबूती के लिए, सनातन के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन बोर्ड के लिए हम प्रयास करते रहेंगे और इसके लिए हम आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश में मंदिर मूर्ति तोड़े, मुद्दा देखिए किसी वर्ग विशेष से संबंधित मुद्दा नहीं है, ये तो सीधे सीधे सनातन का मामला है। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है और वो हमारे लिए चिंता का विषय भी है। और कहीं न कहीं से ऐसी घटनाएं हमें यह प्रेरित कर रही हैं कि हम अब अपने को मजबूत करें। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही समर्थन करते हैं। स्वतंत्र भारतवर्ष में और इससे पूर्व भी मैं समझता हूं कि कलयुग का जो 5125 वर्ष जो बीता है, इसमें पहली बार ऐतिहासिक दृष्टि से 51 शक्तिपीठों के जागरण के निमित्त सभी पीठों के प्रतिनिधि काशी में उपस्थित हुए हैं। ये भारतवर्ष का परम सौभाग्य का विषय है और 51 शक्तिपीठों में से 10 शक्तिपीठ आज स्वतंत्र भारतवर्ष की परिधि में नहीं है। उन 10 पीठों में विश्व के हिंदुओं को निर्बाध रूप से जाने में बहुत परेशानी है, कहीं कहीं तो असंभव जैसा दृश्य है। उन 51 शक्तिपीठों को पुनः कैसे जागृत किया जाए, उसकी शक्ति को कैसे जागृत करके और सनातन के हित में, मनुष्य के हित में प्रयुक्त किया जाए, इसके लिए पहला यह समागम काशी में हो रहा है। मैं डॉक्टर रमन तिवारी जी को विशेष धन्यवाद देता हूं, त्रिपाठी जी को, जिन्होंने इस आयोजन को आरंभ किया है। और इस संदर्भ में मेरा विशेष मानना है, 1980 से इस बात को मैं कह रहा हूं कि जिस दिन 51 शक्तिपीठ जागृत हो जाएंगे उस दिन अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा, बृहत्तम भारत का निर्माण हो जाएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। 4 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है और एक श्रीलंका में है, 5 हो गया, एक मानसरोवर हो गया 6, और पाकिस्तान आदि लेकर के कुल आज 10 शक्तिपीठ हमारी पहुंच से बाहर हैं, जहां हम निर्बाध अपनी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। तो आज इसकी पीठिका रखी जाएगी कि 51 शक्तिपीठों की देवियों को, उनके भैरव को, उनके स्थान को और उनके अंगों को उनकी पूजा पद्धति के द्वारा हम कैसे जागृत करें, जिससे हम 51 शक्तिपीठों पर पहुंच करके आराधना कर सकें और हिंदुओं का परम सौभाग्य संपूर्ण विश्व में उल्लसित हो सके। हम शिव के उस तांडव डांस को अपने मानस नेत्र से देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर से असम की ओर से आरंभ करते हुए जो आज भूमि बंगाल में चली गई है, पाकिस्तान में चली गई है, और वो मानसरोवर तक अर्धवृत्ताकार कैसे कवर करते हैं नृत्य करते हुए, और भगवती के आदेश से विष्णु का सुदर्शन चक्र उनके अंगों को कैसे काटते हुए नीचे गिराता है, और जहां जहां वो अंग गिरते हैं वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण होता है। आज उन शक्तिपीठों को पुनः जागृत करने के लिए अपने तेज के बल से, मंत्र के बल से, तप के बल से, आवाहन के बल से हम खड़े हुए हैं और यह अभियान आगे चलता रहेगा। यह आयोजन निश्चित रूप से अस्तित्व, आदर्श और अस्मिता को समृद्ध करेगा।
भारत शिव और शक्ति की उपासना का केंद्र रहा है। पूरा विश्व को शिव और शक्ति की उपासना का ज्ञान इसी भारत से प्राप्त हुआ है। भारत का यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा भारत में वाराणसी में, यह निश्चित रूप से पूरे विश्व के मनुष्यता के लिए पथ प्रदर्शक होगा और वो मार्ग प्रशस्त करेगा उनके जीवन। देखिए, कश्मीर का जो भूभाग है वह इस्लाम पंथ के अनुयायियों के अधिकता के कारण वहाँ पर बैलेंस नहीं हो सकता। जब तक डेमोग्राफिकल जनसंख्या का संतुलन वहाँ पर नहीं स्थापित होता है तब तक धार्मिक क्रियाकलापों का कर पाना सहज रूप से संभव नहीं है। वहाँ पर जनसंख्या संतुलन के लिए सरकार को, लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जनसंख्या संतुलन कश्मीर में कैसे हो, तब जाके कश्मीर की सारी व्यवस्थाएं आगे सुचारू हो सकेंगी। इस तरह के आयोजन से निश्चित रूप से सनातन धर्म को बल मिलेगा, उनको मार्ग मिलेगा और उनके उन्नति के आगे रास्ते खुलेंगे। आपकी तरफ से किस तरह की चर्चा की जाएगी? आपकी तरफ से किस तरह का चर्चा किया जाएगा? कश्मीर में जो देव स्थल हैं उनके उद्धार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जितने तीर्थ स्थल हैं लगभग सभी वो कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर में हर वर्ष कुंभ होता है। ये भारत के लोगों को नहीं पता है कि कश्मीर में जो कृष्ण गंगा नदी है वहाँ पर हर वर्ष कुंभ लगता है गंगा दशहरा के समय पे। अमृत कुंड जो अमृत कलश है वो भगवती शारदा ने वहीं अमर कुंड में कश्मीर की धरती पे ही छुपाया था, इसलिए वहाँ अमृत होने के कारण उस भूमि से सिद्ध ऋषियों, योगियों, मुनियों, विद्वानों की फसल सहजता से उगती रही है। और इस देश का सनातन धर्म का 90% जो साहित्य है वो कश्मीर में ही वैदिक साहित्य रचा गया है। अच्छा, जो नेपाल से गुहेश्वरी शक्तिपीठ से आया हूँ हम लोग। गुहेश्वरी शक्तिपीठ कहाँ है बोल के आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूज होगा। जो आप नेपाल में पशुपतिनाथ तो आपको पता होगा सबको, हाँ, वो इसके बगल में है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जो कामाख्या के आगे कामाख्या योनि भाग हो गया, जो सती देवी अंग पतन हुआ था उसका ये गुहेश्वरी पीछे के भाग है, गुहे द्वार, इसलिए इसे गुहेश्वरी कहते हैं। इसके जो पशुपति के बगल में है वो है गुहेश्वरी शक्ति, वहीं से आए हैं हम लोग सब 9 जन है। मेरा नाम है सुमन कर्मचारी और उन लोग का सब वही है। ये समागम है इसका लिए, ये जो अच्छे काम के लिए इसलिए समागम के लिए कराया है। ये तो बहुत मजबूत हुआ है क्योंकि पहले से नेपाल और भारत के संबंध बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप मैं तो बोला जैसा केदारनाथ पशुपति इंडिया में है, नेपाल में पशुपतिनाथ है जो सीधा है, वो संबंध इसमें है। जो और दूसरा कामाख्या हो गया, गुहेश्वरी शक्तिपीठ हो गया। जैसे आप लोग बुद्ध भी नेपाल इंडिया में आके एक वो जो ज्ञान पत्र है वो यहाँ हुआ, जैसे सब बहुत ज़्यादा संबंध है, इससे और ज़्यादा होगा। इसमें सम्मान ज़्यादा है, सम्मान लेना चाहिए आप लोग, हम लोग सबको यही करना पड़ेगा, सम्मान होगा बहुत।